नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक टाइटैनिक के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक दुनिया का सबसे मजबूत शिप, इतना मजबूत शिप कि अपनी पहली जर्नी में डूब गया। आप कहोगे गुरुजी फिर क्या घंटा का मजबूत था, पहली के अंदर ही डूब गया। जानने के लिए देखते हैं कि क्यों सबसे मजबूत कहा गया उस शिप को, क्यों डूबा, कैसे डूबा। सबको पता है कि वो एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। उसके पीछे के जो मेन कारण थे, साइंटिफिक चूक थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले आपको दो टर्म सीखनी पड़ेगी। एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल और एक होता है टेंसाइल। ब्रिटल का मतलब हिंदी में लिखूं तो भंगुर पदार्थ, और इसको लिखूं तो तन्य पदार्थ। भंगुर पदार्थ का मतलब है जिस पर बल लगाते ही वो ग्लास की तरह ब्रेक हो जाए। अगर सिंपल भाषा में कहूं, आपने विक्स की गोली खाई है। विक्स की गोली को जैसे ही आप जाड़ के नीचे लेके दबाते हो तो वो दबती नहीं है, वो सीधी की सीधी क्या हो जाती है, टूट जाती है। कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, सीधी की सीधी क्या हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो वो पदार्थ जो कांच की तरह टूटता है क्या कहलाता है, भंगुर पदार्थ कहलाता है। और वो पदार्थ जिससे तार बनाए जा सकते हैं, जिसे तार की तरह खींचा जा सकता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, तन्य पदार्थ कहलाता है। जैसे च्युइंगम है, आप च्युइंगम को झाड़ के नीचे दबाओ, वो कोई टूटेगी नहीं। आप उसको पकड़ के खींचो, सुगले काम करे होंगे ना, पकड़ के खींचो, लंबी तार के रूप में आप उसको क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। तो च्युइंगम एक प्रकार की तन्य पदार्थ है। और ग्लास है, कांच है, पत्थर है, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ है, भंगुर पदार्थ है। अब बात करते हैं टाइटैनिक के बारे में। सर टाइटैनिक सबसे बड़ा तो समझ आता है कि उस टाइम का सबसे बड़ा शिप था, तो साइज में सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे मजबूत किस बिहाफ पे उसको कहा गया, उसके मजबूती का कारण है परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो जिस मटेरियल से टाइटैनिक बना था उसके अंदर कार्बन की प्रतिशत ज्यादा थी। किसी भी पदार्थ को मजबूत करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। जैसे टायर, गाड़ी के टायर है, सॉफ्ट होते हैं, रबड़ के बने होते, फिर भी 40-40 हजार किलोमीटर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन ऐड कर दिया जाता है, जिससे मजबूती बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और इसी कार्बन की प्रेजेंस के कारण ही गाड़ी के टायरों का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो अगर आपको मजबूती देनी है तो क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, कार्बन। तो कार्बन के हिसाब से स्टील तीन तरह का होता है। एक तो होता है लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 0.25, 0.25 से कम प्रतिशत। एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, उसके अंदर होता है लगभग 0.6% कार्बन डालते हैं, ठीक है। और एक होता है हाई कार्बन स्टील, उसके अंदर लगभग होता है 0.61 से लेके 1.5% तक कार्बन। अब हुआ क्या, तो मैक्सिमम लगभग स्टील बनाने के लिए कार्बन 1% ही डाला जाता है। पर उस टाइम मजबूत टाइटैनिक बनाने के लिए कार्बन के प्रतिशत को बढ़ा दिया गया। हाई कार्बन स्टील से टाइटैनिक शिप बना था, प्लस उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी भी क्या थी, ज्यादा थी। अब हाई कार्बन होने से क्या हुआ, हाई कार्बन होने के कारण उसका मटेरियल बन गया बेटा ब्रिटल। कैसा बन गया, ब्रिटल मतलब भंगुर, जैसे ही बल लगेगा कांच की तरह बिखरेगा। तो मेन वजह क्या थी उसकी, कार्बन परसेंटेज हाई होना। अब देखिए, जैसे ही, अब ये टाइटैनिक शिप है, मान लिया ये टाइटैनिक शिप है।
जब ये आइसबर्ग से स्ट्राइक किया, आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग एक बर्फ की चट्टान होती है, ठीक है ना, जिसका 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है और 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है। हिंदी में कहूं तो हिमशिला कह सकते हैं। अब जैसे ही टाइटैनिक इसकी तरफ बढ़ा, इससे स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होते ही, जैसे आपने कारों जीपों का एक्सीडेंट देखा है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो पिचक जाती है, उनमें मोच आ जाती है, पर टाइटैनिक के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो उसके साथ स्ट्राइक करता है, किसके साथ? आइसबर्ग के साथ, तो इसका एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर कहां चला जाता है? ओशन के अंदर चला जाता है। बड़ा सा हिस्सा क्यों टूटा? क्योंकि मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज क्या था? ज्यादा था। सल्फर का परसेंटेज भी क्या था? ज्यादा था। और इस ओशन के वाटर के अंदर जो वाटर का टेम्परेचर है वो लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। और सल्फर इतनी ठंड के अंदर ब्रिटलनेस बढ़ाता है। कार्बन भी ब्रिटल बना रहा था स्टील को, सल्फर भी इस टेम्परेचर के अंदर मटेरियल को क्या बना रहा था? ब्रिटल। और ब्रिटल बनने के बाद जैसे ये आइसबर्ग से स्ट्राइक करता है, तो इसका एक बड़ा सा हिस्सा कहां गिर जाता है? ओशन के अंदर। इसमें बड़ा सा होल हो जाता है और पानी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इसके अंदर आने लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है? डूबता है। अब मैं टाइटैनिक डूब गया है, अब टाइटैनिक को निकाला क्यों नहीं गया? हमारे घर पे पानी की टंकी होती है, हौद होती है, उसके अंदर कोई बाल्टी गिर जाए तो पूरा परिवार सरिया लेके निकालने के लिए लग जाता है कि यहाँ है वहां है, और लास्ट में जब पार नहीं पड़ता तो एक छोटे बच्चे को तैराक बढ़ा के उतार दिया जाता है जब पानी कम हो। तो ये तो बेहद कीमती शिप थी, इसको निकालने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? तो पहले तो इसकी वैल्यू समझते हैं। टाइटैनिक था क्या? टाइटैनिक की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टाइटैनिक अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप तो था ही, और सबसे मजबूत क्यों था? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा थी। ये बनना स्टार्ट हुआ, एक कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। कौन सी कंपनी? व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी ने इसको बनाने की इच्छा चाही, तो हॉलैंड एंड वुल्फ वुल्फ नाम की एक कंपनी है, इसके कहने पर इस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया। बात कब की है? 1909 की। टाइटैनिक बनना कब शुरू हुआ? 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। इसको बनने में तकरीबन 3 साल लगे। कितने साल लगे? 3 साल लगे। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इस दौरान 9 मजदूरों की डेथ हो गई और तकरीबन 40 मजदूर क्या हो गए? घायल हो गए। अब हुआ क्या, इसके बारे में बात करूं मैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक की जो लेंथ थी ये तकरीबन थी 880 फीट। कितनी थी? लगभग 880 फीट। और विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो थी लगभग 92 फीट। और हाइट थी लगभग 175 फुट। 175 फुट का मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो 17 मंजिल के बराबर टाइटैनिक की क्या थी? हाइट थी। ये इतना विशाल शिप है, उस टाइम कोई भी इतना बड़ा शिप था ही नहीं। इसकी अगर मैं बात करूं सुविधाओं की, तो जैसे आजकल रेलवे में होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेम इसी तरीके से इसमें अलग अलग क्लास थी। फर्स्ट क्लास की उस टाइम टिकट थी लगभग $4450। कई जगह $4350 लिख रखा है। अगर कीमत और महंगाई को देखते हुए आज के टाइम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये टिकट लगभग 80 लाख रुपए की है आज के टाइम।
ठीक है ना। लगभग अगर आज हमें ये टिकट बुक करनी होती आज के टाइम टाइटैनिक तो 80 लाख, और सेकंड क्लास की कीमत उस टाइम थी $1750, और आज के टाइम अगर देखें तो लगभग 30 लाख के आसपास इसकी कीमत सामने आती है। और जो थर्ड क्लास था उसकी कीमत थी लगभग $30, जो आज के हिसाब से बात करें तो कितने हजार की थी, 80 हजार की। तो इन टिकट के रेट से एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसके अंदर वही लोग ट्रैवल कर रहे थे जो उस टाइम बहुत रिच थे, बड़े बिजनेसमैन थे या बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। अगर मैं और बात करूं तो जो फर्स्ट क्लास थी उसके लिए 3 लिफ्ट थी, 3 लिफ्ट थी, और तीनों की तीनों लिफ्ट इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड थी, बिजली से चलने वाली लिफ्ट थी। सेकंड क्लास के अंदर उस टाइम एक लिफ्ट थी, ये भी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड थी। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास को 1912 की बात है। आप लिफ्ट देखते हो आज 100-125 साल बाद भी हमारे इतनी लिफ्ट की सुविधाएं नहीं है, उस टाइम थी एक शिप के अंदर। और इसके बारे में बात करूं तो शिप के अंदर तकरीबन 40,000 अंडे थे और 40,000 किलोग्राम मीट था। तकरीबन 20,000 बियर की बोतलें थी, 1500 तकरीबन वाइन बोटल्स थी। ठीक है, तो 15,000 लगभग कितनी थी वाइन्स की बोतल्स थी, और आलू प्याज की तो कोई गिनती नहीं कितनी अमाउंट में रहे होंगे। ठीक है, और इस शिप को खूंखार दिखाने के लिए जो इनके मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इस पे 4 चिमनियां लगाई। ये स्टीम से चलने वाला शिप था, भाप इंजन से चलने वाला था। और भाप बनती कैसे थी, कोयले से बनती थी बॉयलर के अंदर। वो बॉयलर लगभग 825 टन डेली कोयला कंज्यूम करता था और लगभग 100 टन राख प्रोड्यूस करता था। जब इसका धुआं निकलने के लिए ये 3 चिमनियां बनाई गई थी। बट एक तरीके से आज के मॉडर्न टाइम से इसको कंपेयर करूं तो समझ लो ये साइलेंसर है। हम भी देखते हैं ना किसी गाड़ी के जितने ज्यादा साइलेंसर होते हैं हम सोचते हैं यार बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना, पावर का अंदाजा होता है, जितने ज्यादा साइलेंसर उतनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी का अंदाजा लेते हैं। सेम ये 3 बस रिप्रेजेंट कर रहे थे पावर को, मतलब बड़ा खतरनाक शिप दिखे ये। और ये फोर्थ बस ऐसे ही शो के लिए था ताकि ये पावर को शो करे, बस ऐसे वेंटिलेशन के रूप में काम में लिया जाए। लगभग 3,000 नॉटिकल माइल्स, 3,001 नॉटिकल माइल्स होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। तो ये मोटा मोटा कितना हो गया, 18×3 = 54। ये 5400 किलोमीटर दूर जाने वाला था, इसकी डेस्टिनेशन थी 5400 किलोमीटर दूर। अब ये अपनी जर्नी पर निकल चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर शिप, दुनिया का सबसे बड़ा शिप, इतना बड़ा कि लगभग 3 फुटबॉल के साइज, ग्राउंड के साइज जितना बड़ा है, ये अपनी जर्नी पर निकल गया। बड़ा सब कुछ सही था, आराम से ये निकला है। लोग इसको इसकी फर्स्ट जर्नी को देखने के लिए किनारों पर खड़े थे, लोग जो जा रहे थे वो भी बड़े खुश थे। और इसकी एडवर्टीजमेंट की गई थी अनसिंकेबल टाइटेनिक, ऐसा शिप जो कभी नहीं डूब सकता है। और इतना बड़ा शिप था तो सभी लोग इसकी फर्स्ट जर्नी का पार्ट होना चाहते थे। तकरीबन इसकी कैपेसिटी थी 3450 यात्री इसमें यात्रा कर सकते थे, जिसमें से 875 तो सिर्फ इनका खुद का स्टाफ था, टाइटैनिक वालों का खुद का क्रू था, और बाकी जो बचे हुए थे वो यात्री थे। उस टाइम लगभग इसमें 2250 यात्री यात्रा करने के लिए आए हुए थे। लगभग कितने, 2250 यात्री।
अब जैसे ये अपनी जर्नी के लिए निकलता है साउथहैम्पटन से, 2-3 दिन लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। 14 तारीख की रात को होता क्या है, इसके पास 14 तारीख को इसके पास मालिक का फोन आता है। ठीक है, किसका? व्हाइट स्टार लाइन। मैंने कहा ना ये किसका है? व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का है। व्हाइट स्टार लाइन का जो मालिक है वो शिप के कैप्टन को फोन करता है। कैप्टन का नाम था जे स्मिथ। जे स्मिथ को कॉल करता है और कहता है टाइटैनिक को जितनी स्पीड से चलाया जा सकता है चलाओ, हम ज्यादा डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रेवल करने का गिनीज या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ताकि लोग हमारी शिप के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो और हमारे को ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर मिले। तो इसका ऑर्डर था कि आपको 7 दिन के अंदर, उस टाइम की बात है 7 दिन के अंदर, अब ये 7 दिन की जर्नी है, उस टाइम कहते थे कि 7 दिन में इसको कवर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। तो जे स्मिथ साहब को तो ऑर्डर फॉलो करना ही था, तो जे स्मिथ ने ऑर्डर माने और शिप की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 43 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम जब टाइटैनिक शिप स्ट्राइक करता है उसकी स्पीड थी 39 किलोमीटर पर आवर। अब 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये वाटर के अंदर स्पीड कम नहीं है, ये बहुत स्पीड है। ठीक है ना? अब देखो, अब 2-3 चूक और हुई। जो टाइटैनिक उस टाइम में जो आगे का सिस्टम देखने के लिए टेलीस्कोप काम में लिया जाता था, और जिस टेलीस्कोप को काम में लेना था वो टेलीस्कोप उस दिन लॉकर में थी और लॉकर की चाबी उनके पास उपलब्ध नहीं थी। तो जो भी आगे देखा जा रहा था वो सिर्फ किससे? नेक्ड आई से देखा जा सकता था, नंगी आंखों से ही देखा जा रहा था। अगर टेलीस्कोप होता तो दूर तक देखा जा सकता था। अब ऑर्डर थे कैप्टन साहब को कि जल्दी से जल्दी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और ये अपनी औकात के हिसाब से फुल स्पीड से। कैप्टन भी मस्त हुआ पड़ा है, 2-2 पैक लगा रखे थे कि टाइटैनिक होने के बाद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना तो कब बनेगा, मेरा भी नाम छपेगा। कि कैप्टन कौन था? जे स्मिथ कैप्टन था जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कैप्टन साहब ने भी पूरे ऑर्डर दे दिया, खींच दो मीटर, जितना भाग सकता है भगा लो। अब ये शिप भाग रहा है। अब ये रात का टाइम है, सर्दियां हैं, बाकी शिप आसपास क्या थे, रुक जाते थे, रात को ट्रेवल नहीं करते थे, वेदर कंडीशन सही नहीं थी। बट टाइटैनिक अपनी पावर के कारण क्या खींच दो मीटर जान दो, ये जा रहा था, ये रात को भी ट्रेवल कर रहा था। तो अचानक सामने क्या हुआ, दिखता है एक आइसबर्ग का। गुरुदेव आइसबर्ग क्या होता है? एक बर्फ की चट्टान। क्या गुरुजी बर्फ की चट्टान है? हमारे वाले महासागर में कोई बर्फ की चट्टान हमने नहीं देखी, क्योंकि हमारे वाले गर्म है, बर्फ है शाम पिघल जाएगी। समझ रहे हो अपनी? तो ये बर्फ मेल्ट क्यों नहीं हुई? तो सीधी सी बात है, ओशन का टेम्परेचर कम होगा तभी तो ये मेल्ट नहीं हुई, अदरवाइज ये आइसबर्ग मेल्ट कर जाता। उस अंटार्कटिक महासागर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के कारण ये डिजोल्व मेल्ट नहीं हुई है आइसबर्ग। तो जैसे ये अब इसके पास आया, सबके होश उड़ गए। होश तो उड़ने ही थे, सबको सामने मौत दिख रही थी। अब सनी देओल तो है नहीं और इनके हाथ में मोटरसाइकिल तो है नहीं, लगा के पैर झूम घुमा देगा, लो मुंह उधर कर दिया। भाई साहब ये पानी के अंदर है, ये मुड़ा नहीं, कोशिश तो बहुत करी, फिर भी ये जाके इसके साथ क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया। स्ट्राइक करने के बाद भी लोगों को टेंशन नहीं थी कि डूबेंगे मरेंगे, कह रहे थे सबसे बड़ा शिप है, अनसिंकेबल शिप है, कहीं नहीं जाते, मौज करो। वो सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे। इसके 3 चैम्बर में जब तक पानी, इसका डिजाइन इतना बेहतरीन था, जिस कंपनी ने इसको बनाया वो ऐसा नहीं है कि पहली बार टाइटैनिक बना रही है,
उसे पहले भी 500 शिप बनाने का अनुभव था। उसने 500 पानी के बड़े बड़े जहाज ऑलरेडी बनाए हुए थे और उसके बाद टाइटैनिक का, ऐसे नहीं है किसी नौसिखिए ने बनाया है इसको। और ना ऐसा था कि कैप्टन कोई नया है, कैप्टन भी उम्रदराज एकदम एक्सपीरियंस्ड है। अब इसके 3 चैम्बर के स्टार्टिंग में पैसेंजर्स को कुछ नहीं बताया गया, बट जैसे ही इसके 3 चैम्बर में जब तक पानी भरता तब तक ये डूबने वाला नहीं था। पर जैसे ही कैप्टन को लगा अब इसका डूबना तय है, फिक्स है, तब पैसेंजर्स को अलर्ट किया गया कि आओ भाई साहब आ जाओ, नहीं तो यमराज आएंगे। ये सारे के सारे ऊपर की तरफ पैसेंजर क्या हुए, भागे, नीचे की तरफ पानी। और इसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी कहां था, बेसमेंट पे था। जैसे ही पानी भरा तो ये भी क्या हो गया, ठप हो गया। अब इसके अंदर लाइफ बोट बीसी थी। एक लाइफ बोट कितने कैंडिडेट को ले जा सकने में सक्षम थी, लगभग 60 लोगों को एक लाइफ बोट बचा सकती थी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1200 लोगों को बचाया जा सकता था लाइफ बोट के सहारे, पर इतने लोग भी नहीं बचाए गए। तकरीबन 1150 लोग ही या उससे भी कम लोग क्या है लाइफ बोट में उतरे, क्योंकि स्टार्टिंग की जो लाइफ बोट थी वो खाली उतरी, 24-25 लोग ही उसमें उतरे। क्यों? लोग कहते इतने बड़े ओशियन में लाइफ बोट में जाके मरना है क्या, टाइटेनिक ऐसे थोड़ी डूबेगा, तो इतनी ठंड के मारे हम उसके अंदर मरेंगे लाइफ बोट के अंदर, तो उन्होंने सोचा इसी के ऊपर रहे। तो स्टार्टिंग की लाइफ बोट तो पूरी कैपेसिटी के साथ उतरी भी नहीं थी, पैसेंजर पूरे आए भी नहीं थे इसके अंदर। अब कम से कम यहाँ 45-50 लाइफ बोट होती तब काम चलता, पर किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सबको ये था कि टाइटेनिक ऐसा कैसे डूबेगा, ये तो पड़ी पड़ी खराबी होगी, इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी लाइफ बोट्स की। तो कम थी, बट नॉर्म्स थे 20 लाइफ बोट फिर भी रखी गई। अब मैंने बताया ये मटेरियल कैसा है, ब्रिटल। जैसे स्ट्राइक किया ये बड़ा सा हिस्सा टूट गया। अगर साधारण शिप होता ये, अगर कार्बन की परसेंटेज इतनी नहीं होती तो यहाँ पे छोटे मोटे होल होते पिचकता, जिनकी रिपेयरिंग जो इसके क्रू मेंबर्स थे वो अपने आप संभाल लेते, इसको रिपेयर करते और ये कभी सिंक नहीं होता और दूसरे किनारे तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता। बट ब्रिटल होने के कारण इसमें बहुत बड़ा होल हो गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या आया, पानी आया, तो लोग उतरे नहीं। तो जब एकदम इसके डूबने की टाइम आ गया तो ये क्या हुआ, एक तरफ से उठ गया, ये शिप ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ब्रिटल तो है ही। ब्रिटल होने के कारण यहाँ के वेट के कारण ये बीच से टूट गया। मुड़ना तो इसको पता ही नहीं मुड़ते क्या है, झुकना तो इसको आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल है, तो ये बीच से टूट गया। बीच से टूटने के कारण ये और जल्दी सिंक हुआ। पर जैसे ही जब कैप्टन को लगा कि हम बचेंगे नहीं, डूबेंगे, तो उन्होंने सिग्नल दिए। रेडियो सिस्टम था, उससे भी सिग्नल भेजे, यहां पे पटाखे चलाए गए, आतिशबाजियां की गई सिग्नल देने के लिए। इससे 24 किलोमीटर दूर, 24 किलोमीटर दूर एक शिप और था जिसका नाम था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा, शायद कोलंबिया शिप था, नहीं एग्जैक्ट याद में नहीं आ रहा है, ये शिप था, बता दूंगा अभी याद आएगा तो। इस शिप के लोगों को, एक ही इसका रेडियो ऑपरेटर था, उसने अपना ये रुका हुआ था, रात को जर्नी रुकी हुई थी, तो ये ऑपरेटर सो गया। ऑपरेटर भाई साहब क्या हो गया, सो गया, बंद करके रेडियो। और जब इसके सिग्नल यहां से इस शिप के उप कप्तान ने देखे थे और उसके कप्तान को इसने इन्फॉर्म भी किया, सर उस तरफ से एक सिग्नल मिल रहे हैं, तो कप्तान ने उसको कह दिया भाई साहब टाइटेनिक से आ रहे हैं, टाइटेनिक अनसिंकेबल है और लोग वहां पे अमीर लोग हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं, मस्त होकर सो जा, टेंशन नहीं ले, उसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बट इससे एक 4 घंटे की डिस्टेंस पे एक और शिप था,
पार्थेनिया। कौन सा शिप था? पार्थेनिया। इसने इसका सिग्नल रिसीव किया। इस सिग्नल को रिसीव किया तो ये कहते हैं हम आप तक 4 घंटे में पहुंचेंगे, 4 घंटे से पहले नहीं पहुंचेंगे। अब ये टाइटैनिक जब स्ट्राइक किया आइसबर्ग से, तब टाइम था 11:40 PM, रात का टाइम था। और 2:20 के अंदर तो ये मामला सलट ही गया। एक मूवी से छोटी थी, जो टाइटैनिक मूवी बनी है वो भी बड़ी होगी, उससे पहले तो मामला सलट गया ये। अब था क्या, इस दौरान बहुत से लोगों ने दिमाग से काम लिया। एक कुक था, वो बार बार नीचे जा रहा था किचन में पेंट्री से और बहुत सा खाना ऊपर ला रहा था। उसे पता था अगर लाइफ बोट में भी जिंदा रहना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये एनर्जी सिर्फ फूड ही दे पाएगा इस सर्दी को झेलने की। तो वो बार बार किचन में जा रहा था और कुछ खाने के लिए ला रहा था और पैसेंजर्स को दे रहा था ताकि वो उस ठंड में सरवाइव कर पाए। और इसी दौरान उसके डूबने से मौत हुई। एक और यात्री था, जापान का था, सिविल सेवक था। वो क्या करता है, इस जो मैंने कहा लाइफ बोट से निकले थे, तो लाइफ बोट के अंदर उन पैसेंजर्स को पहले बिठाया गया जो फर्स्ट क्लास के थे और सेकंड क्लास के थे, और फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी उनको वरीयता पहले दी गई जो महिला है या बच्चे हैं। तो वो जापानी क्या करता है, वो लुगाइयों वाले कपड़े पहन के बोट से वापस उतर जाता है और जिंदा बच जाता है। कहते हैं फिर जापान वालों ने उसे बहुत सुनाया, बहुत जिल्लत, जितने दिन जिंदा रहा उसकी बहुत जिल्लत हुई, फजीती हुई कि ये देखो इसने जापान का नाम बदनाम कर दिया, लुगाइयों के कपड़े पहन के आ गया है। अब देखिए, अब हुआ क्या, जो लोग इस हादसे के अंदर लाइफ बोट में थे, उनमें से सुबह 706 लोगों को पार्थेनिया शिप ने क्या कर लिया, बचा लिया, रिकवरी कर ली, उन लोगों को जिंदा बचा लिया। तकरीबन 1500 प्लस, कई जगह 1507 लोगों का जिक्र है, कई जगह 1513 लोगों का, कि 1507 लोग इसमें मारे गए। और मरने के कारण आपको लगेगा सर अंग्रेज तो स्विमिंग करते हैं, डूबे मरे कैसे? एक्चुअल के अंदर वाटर का टेम्परेचर क्या था, -2 डिग्री सेल्सियस। बहुत से लोगों ने लास्ट के अंदर क्या किया, ओशन के अंदर जंप किया। ओशन के अंदर जंप किया ना, तो बॉडी का टेम्परेचर लगातार डाउन होने लग गया। और जब बॉडी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी डाउन होता है, उस कंडीशन को या उस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। जल्दी से टेम्परेचर कम होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। इस टेम्परेचर के अंदर एक नॉर्मल इंसान 20 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता है। कुछ कई जगह डेटा 25 मिनट का है, कई जगह 30 का है। अगर 30 मिनट भी लिख ले, 30 मिनट भी सरवाइव करता है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, वो उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। अगर बहुत हेल्दी है तो वो 30 मिनट सरवाइव कर जाएगा, अदरवाइज 20 मिनट। कार्डियक अरेस्ट से इतनी ठंड में डेथ हो जाएगी। तो हाइपोथर्मिया से लोग मर गए। शिप आया है सुबह, 4 घंटे तो उन्होंने कहा हमें लगेंगे सिग्नल रिसीव करने के बाद। सुबह तकरीबन 8 बजे तक शिप पहुंची है, तब तक लगभग 1500 प्लस लोग मारे जा चुके थे, जिनमें सिर्फ 306 लोगों की बॉडी मिली है, बाकियों की तो बॉडी भी नहीं मिली। और 706 लोगों को पार्थेनिया शिप ने क्या किया है, लाइफ बोट से अपनी शिप के ऊपर बैठाया है। तो ये इतना बड़ा हादसा था, इतना इंपॉर्टेंट शिप था कि अब बात आई कि सर इसके साथ इतनी यादें जुड़ चुकी है तो इसको वापस क्यों नहीं निकाला गया। पहली बात तो क्या सर, इतनी बड़ी एक्सपीरियंस था, 500 शिप बनाए जिस कंपनी ने, टाइटैनिक बनाया इतना बड़ा, तो क्या आपको लगता नहीं क्या इसमें कोताही हुई है?
बेटा एक्चुअल में उस दौरान स्टील एवोल्यूशन फेज के अंदर था। हमारे पास टेस्टिंग के इतने पैरामीटर्स नहीं थे। आजकल तो हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम अलग अलग टेस्ट यूटीएम से हम टेस्ट कर सकते हैं, ब्रिटलनेस, टेंसाइलनेस, सब चीजें चेक कर सकते हैं कितना इंपैक्ट सहन करेगी। उस टाइम 1912 के अंदर ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर जो उसके अंदर मटेरियल यूज में लिया गया बेहतर था, कोई ऐसा नकली मटेरियल नहीं। जो बनाया इंजीनियर्स ने वो भी डिजाइन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस दिक्कत एक ही थी, हाई कार्बन प्लस हाई सल्फर। हाई कार्बन की परसेंट से ये पूरा हादसा हुआ। अब इतना बेशकीमती था, इतनी टिकट थी, तो मतलब ये कीमत का तो उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। उस शिप को वापस क्यों नहीं निकाला गया? पहली बात तो जब ये सिंक हुआ, डूबा, तो उस टाइम बड़े शिप को निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी क्रेन की या बहुत बड़ी शिप की जरूरत थी, उस टाइम अवेलेबल नहीं था। दूसरी बात, निकालोगे तब ना जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। उस टाइम हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम उसको ट्रेस कर पाते कि वो एक्चुअल में उसकी लोकेशन कहाँ है। क्या सर अब तो हमें उसकी लोकेशन पता है, पीछे से हमने एक और पनडुब्बी भेजी थी जिस जो ब्लास्ट होने से मर गए थे, ठीक है ना, टाइटेनिक, टाइटैनिक को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी गई थी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्या है। अब क्यों नहीं निकाला गया? एक्चुअल में जब हमें पता चला कि टाइटैनिक की लोकेशन यहाँ है, हमारे पास सब इंस्ट्रूमेंट्स भी है, सब पावर भी है, बट अब हम उस टाइटैनिक को चाह के भी नहीं निकाल सकते। क्यों? अब टाइटैनिक की हालत हो गई है भीगे हुए बिस्किट की तरह, जैसे चाय में डूबा हुआ बिस्किट है और आपको कह दे उठाओ, जहां से भी आप हाथ डालोगे वो क्या हो जाएगा, वहीं से वो हिस्सा टूट के आ जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे हो दुनिया का सबसे मजबूत शिप है, ऐसे कैसे टूट के आ जाएगा हाथ में? बेटा एक तो बैक्टीरिया, ओशन में जो बैक्टीरिया है उसने उसको डैमेज कर दिया। दूसरा हाई प्रेशर, इतने डेप्थ पे, तकरीबन 2.8 किलोमीटर डेप्थ पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि उस हाई प्रेशर ने और इस बैक्टीरिया ने उसको इतना डैमेज कर दिया है कि अब उसकी हालत भीगे हुए बिस्किट की तरह है। आप जहां भी हुक लगाओगे वो हुक बाहर आएगा, वो पार्ट बाहर आ जाएगा, वो उस ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये पूरी कहानी थी टाइटैनिक के डूबने की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।